हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की हमारी कोटेशन है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। फ्रेंड्स, आप जीवन में कितनी ही बार असफल क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें तब तक आप लगातार प्रयास करते रहिए और एक दिन आपका ये प्रयास अवश्य ही आपको सफलता दिलाएगा। तो इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से फ्रेंड हम पॉलिटिकल के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, जिसे परमिशन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा दी गई थी। प्रारंभ में जो कंपनी थी वो व्यापार तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने यहाँ पर भारत में मुनाफा देखा तो वे भारत में अपने प्रशासनिक अधिकार भी जमाना चाहते थे। और ये उनके अधिकार तब ज्यादा जमने शुरू हो गए जब 23 जून 1757 को उन्होंने प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 को उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया था। इससे उनके जो प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि होने लगी थी। इस कारण भारत में एक भ्रष्टाचार की नीति फैलने लगी और ब्रिटिश में भी जो यहाँ व्यापार करने भारत आए थे उन्हें एक बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा था। तो इस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के लिए कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ अधिनियम बनाए गए, ताकि भारत में जो है लंबे समय तक व्यापार किया जा सके। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तो सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहला आता है कंपनी के कार्यों को, कंपनी के जो कार्य थे उन्हें नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ऑप्शन देगा 1781 का संशोधन अधिनियम, या 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, या 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम किस पर टिक करेंगे? हम टिक करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। नेक्स्ट था कंपनी के प्रशासनिक थे और जो राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उन्हें मान्यता दी गई थी। ये वाला फ्रेंड काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में से काफी बार पूछा भी गया है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया था? तो किस एक्ट के तहत कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल तब से पहले बने थे वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1773 से 85 तक रहा। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। और इनकी सहायता के लिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों की परिषद क्या थी? मतलब कि अगर किसी भी विधेयक को पारित करना होता था तो उसमें बहुमत चाहिए होती थी, तो उसके लिए गवर्नर जनरल का जो है मत लिया जाता था। कैसे? अगर एक तरफ 2 सदस्य थे, ठीक है, और एक तरफ 2 सदस्य हो जाते थे, तो गवर्नर जनरल अपना जिसे मत देते थे वही बहुमत प्राप्त करते थे। लेकिन इसमें एक चीज और देखी गई कि जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर कम थी। वो कैसे? अगर एक तरफ 3 सदस्य हो जाते हैं और एक तरफ 1 सदस्य हो जाते हैं, तो अगर गवर्नर जनरल अपना मत इसे दे तो तब भी ये बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते थे।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे उनकी पावर थोड़ी कम थी। नेक्स्ट आता है केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत से क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? उस समय हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक तो बंगाल थी, मुंबई थी और मद्रास थी। तो जो मद्रास और जो मुंबई के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे थे। मीन्स अगर ये हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल है, किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो जो मद्रास और जो मुंबई के थे ना, मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे मुंबई में और मद्रास में तो गवर्नर थे और ये बंगाल का गवर्नर जनरल थे। तो जो ये गवर्नर थे दोनों, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे थे। इसीलिए नाम दिया गया कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो 1774 में जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा शाह एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के तहत 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 2 संस्थाएं कौन सी थी वे? एक थी कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स जिसे निवेशकों का समूह भी कहते हैं और एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 सदस्य होते थे और ये 24 सदस्य कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के द्वारा ही चुने जाते थे और इन 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता था जो कि कार्यकारी अध्यक्ष होता था, वे ही सारे कार्यों को देखते थे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी 2 संस्थाएं बनाई गई? एक तो थी कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स जिसे निवेशकों का समूह भी कहते हैं और एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 सदस्य थे। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ? जो कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी थे, अब उन्हें निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे जो निजी व्यापार कर रहे थे उन पर प्रतिबंध कर दिया और जो भारतीयों से उपहार और जो रिश्वत लेते थे उस सब चीज को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? इसमें कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1773 से 85 तक रहा। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय की परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य थे और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा शाह एम्पे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ। 2 संस्थाएं कौन सी थी वे? कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स जिसे निवेशकों का समूह भी कहते हैं और एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 सदस्य होते थे और वो कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के द्वारा ही चुने जाते थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत देना प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम जो है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए लाया गया था और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, बंदोबस्त कानून के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? 1781 का संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट देखते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक कार्य थे उन्हें पृथक मतलब अलग कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। जो राजनीतिक कार्य थे वो नियंत्रण बोर्ड को दे दिए गए जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं और जो वाणिज्यिक कार्य थे उन्हें निदेशक मंडल को दे दिया गया था। तो इससे क्या हुआ? जो कार्य थे वो बढ़ गए। इससे
द्वेष शासन की शुरुआत हुई थी। तो द्वेष शासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के जो कार्य थे, राजनीतिक कार्य और जो वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित थे, उन्हें अलग अलग बांट दिया गया था, मतलब अलग कर दिया गया था, अलग अलग बोर्ड को दे दिया गया था। राजनीतिक कार्य नियंत्रण बोर्ड को, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, और वाणिज्यिक कार्य निदेशक मंडल को। इससे द्वेष शासन का प्रारंभ शुरू हुआ था। ये एक्ट जो था, पीस इंडिया एक्ट, क्यों महत्वपूर्ण था? इसके दो कारण थे। कौन कौन से थे वे दो कारण? पहला कारण था, भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे, उन्हें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, जो भारत में कंपनी के अधीन आते थे ना क्षेत्र, उन्हें अब इस एक्ट के तहत, पीस इंडिया एक्ट के तहत, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसका भारत में कंपनी के जो कार्य थे और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। तो ये दो कारण थे जिससे कारण पीस इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कारण? एक तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की पावर थी उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि 4 की जगह 3 सदस्य बनाए गए थे, सदस्य सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो 4 के सदस्य जगह 3 सदस्य हो गए थे पीस इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा 1786 का संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था और जो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था, मतलब जो गवर्नर जनरल था वो सेना का भी प्रमुख होता था। तो इसे किस एक्ट में घोषित किया गया? तो 1786 के संशोधन अधिनियम में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट को 20 वर्ष बढ़ाया गया था। ठीक है, और इसमें एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, केवल चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। एकाधिकार समाप्त मतलब अब कंपनी ही नहीं कर सकती थी, कि पहले तो ये था कि कंपनी ही व्यापार कर सकती है, लेकिन इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश से आकर व्यापार कर सकता था। केवल किसके साथ नहीं? चीन के साथ नहीं कर सकता था और चाय का व्यापार नहीं कर सकता था। इस एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरी थे, मतलब जो ईसाई थे, उन्हें भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध की अनुमति दे दी गई थी, मतलब अपने ईसाई धर्म का अपना प्रचार प्रसार भारत में कर सकते थे। तो उन्हें परमिशन किस एक्ट के तहत दी गई? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी। इसमें जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था हुई और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। और इसमें क्या हुआ? जो भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर, जो भारत की स्थानीय सरकार थी, उन व्यक्तियों पर कर लगाना शुरू हुआ था, और अगर वे नहीं देते थे तो दंड की व्यवस्था की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? चलो इसे एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1784 का पीस इंडिया एक्ट, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को इसमें अलग अलग कर दिया गया था। जो राजनीतिक कार्य थे वे नियंत्रण बोर्ड को दे दिए गए थे, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, और वाणिज्यिक कार्य निदेशक मंडल को दे दिए गए थे। इससे द्वेष शासन का प्रारंभ हुआ, और ये किस कारण से महत्वपूर्ण था? इसके 2 कारण थे। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। सेकंड, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण। गवर्नर जनरल की पावर में वृद्धि हुई, क्योंकि 4 की जगह 3 सदस्य हो गए थे। ठीक है, 1786 का संशोधन अधिनियम ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, और इसमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, इसे 20 वर्ष बढ़ाया गया, और इसमें एकाधिकार जो कंपनी का था व्यापार करने का, उसे समाप्त कर दिया गया था, और अब कोई भी व्यापार कर सकता था, केवल चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। ईसाई जो लोग थे उन्हें भारत आकर अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी, और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई।
और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और अगर वे ना दें तो दंड की व्यवस्था की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें ब्रिटिश का भारत के केंद्रीकरण में निर्णायक कदम। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें तो हटा दिया, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे सर्वप्रथम कौन बने थे? तो वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आता है जो पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब जो इस अधिनियम से पहले बने थे उन्हें तो नियामक कानून कहा गया और जो इस अधिनियम के बाद बने या इस अधिनियम से बने तो उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया था। ठीक है, इसमें इस एक्ट के तहत जो चीन और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया था और इस एक्ट को 20 वर्ष फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और 1843 में एलनब्रो द्वारा दास्ता को समाप्त किया गया तो वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और एक नेक्स्ट है, इसमें कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक 4 सदस्यीय विधि का जानकार मतलब चौथा सदस्य एक जोड़ा गया था जो कि कौन होता था? विधि का जानकार था। और विधि का जानकार सर्वप्रथम किसे बनाया गया था? वो थे लॉर्ड मैकाले। किससे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट आता है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ? 1853 के चार्टर अधिनियम में इसमें जो कार्यपालिका थी और जो विधायिका थी इनसे संबंधित जो इनकी शक्तियां थी उन्हें पृथक मतलब अलग अलग कर दिया गया था। मतलब कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को बांट दिया गया था। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो किसके तहत हुई? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत हुई थी। और विधान परिषद द्वारा जारी किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार था। ठीक है, जो विधान परिषद होती थी उसके द्वारा जारी किसी भी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार था। नेक्स्ट है जो सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की इसमें शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यहाँ तो प्रयास ही किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में, लेकिन 1853 में सिविल सेवकों की जो भर्ती थी और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। 1854 में मैकाले समिति बनी जो किसके संबंध में थी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में ही बनाई गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किस अधिनियम के तहत किया गया? थर्ड है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फोर्थ है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता भारत में किस अधिनियम के तहत दी गई? फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन से एक्ट या अधिनियम को बंदोबस्त कानून भी कहते हैं? सिक्स क्वेश्चन है, किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? सेवंथ है, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एट क्वेश्चन है, चीन में चाय का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम में समाप्त किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे नूर एकेडमी की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि जिससे कि आप भी बहुत कुछ सीख सकें और हम भी आपसे बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।